प्रोफेसर। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक चैप्टर है 12th में जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड ट्रिक्स, हिंट्स एंड एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और मैं आपको स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल नॉलेज भी दूंगा ताकि आपको हमेशा वो चीजें याद रहे। तो ये वीडियो को देखना ना भूलिए, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा। एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस आए मेरे, वो आप तक डायरेक्टली नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज हम लोग सीखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस तो करता है लेकिन प्रॉफिट के लिए नहीं करता है। उनका जो मेन मोटो है दैट इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, इट इज ऑलवेज टू गिव सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, ओके, मैं स्टार्ट से बताता हूं आप लोग को। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन। एंड जनरली ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? There is only one difference. You can see profit and non-profit. कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि ये बिजनेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? कैसे मालूम पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग। जो बिजनेस मैन्युफैक्चर करता है और मार्केट में जाके बेचता है, वो क्यों बेचेगा? ताकि उनको क्या कमाना होता है? प्रॉफिट। ठीक है। और जो बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि सोसाइटी के लिए बना होता है, एग्जाम्पल के तौर पे क्लब होता है, राइट, हाउसिंग सोसाइटीज होती है, एजुकेशन सेक्टर होता है, चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, स्पोर्ट्स होता है, जैसा वाशी में एनएमएस स्पोर्ट है, देखो, ये सारी चीजें कभी भी आपसे प्रॉफिट नहीं कमाती है। ये आपको एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट पे अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे अगर एनएमएस में आप जाओगे, वहां पर अभी नॉर्मली बाहर के होटल की कीमत के मुकाबले उसका कीमत बहुत लो है, लेकिन वो सबको एंट्री नहीं देता है। वो एंट्री सिर्फ किसको देता है? उसके मेंबर्स को। यानी एग्जाम्पल, मैं उस ट्रस्ट का मेंबर हूं, तो जब मैं जाऊंगा ना, तो मेरे से वो बिल्कुल भी पैसा नहीं लेगा और अंदर मुझे लो प्राइस में सारे फूड आइटम्स खाने मिलेंगे, बिकॉज वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बिजनेस है, यानी कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि प्रॉफिट का मेन जो मोटो है प्रॉफिट मेकिंग का, इज क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। और इनका जो मेन मोटो है वो मोस्टली क्या रहेगा? टू गिव सर्विसेस। टू गिव क्या है? सर्विसेस। तो ये नॉर्मली इंट्रोडक्शन हो गया है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन? आपके आजू बाजू बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। कम ऑन। रिलायंस कंपनी, क्या लगता है आपको? रिलायंस कंपनी आपको फ्री में सारे प्रोडक्ट्स देता है? बिल्कुल नहीं। रिलायंस क्या हुआ ना? जियो। ठीक है, और टाटा, मारुति सुजुकी, कितनी सारी चीजें हैं। यहां तक कि आपके हाथ में जो पेन होगा वो भी किसी कंपनी का होगा, उसने आपको फ्री में दिया हुआ है क्या? तो वो जो बिजनेस है वो क्या है? प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। तो जनरली होता क्या है? इट्स फाइनल अकाउंट। जब आप लोग प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो,
तो उससे रिलेटेड एक अकाउंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। याद है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेस, वो अकाउंट हम लोग इसमें बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो हमारा क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है जो फैक्ट्री रिलेटेड होता है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है? पीनल अकाउंट, जो ऑफिस रिलेटेड होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है बैलेंस शीट। क्या होता है? बैलेंस शीट। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग का टाइम वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, तो उनको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, फिर उसको ट्रांसफर करती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिससे उनको पता चलता है कि उनका एक्चुअल नेट प्रॉफिट कितना है। और एट द एंड ऑफ द ईयर उनको बैलेंस शीट को क्या करना होता है? टैली करना होता है। लेकिन ये सेम चीज यहाँ पर होगा क्या? सिंपल बात है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट है, इसलिए पीनल अकाउंट है, क्योंकि वो बनाती भी है और खर्चा भी करती है। लेकिन अगर ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या वो प्रोडक्शन करेगी? तो इन शॉर्ट, जब वो प्रोडक्शन नहीं करेगी तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा क्या? तो ट्रेडिंग अकाउंट एलिमिनेटेड। ठीक। दूसरा, क्या वो एक्सपेंसेस करती है, लाइक सैलरी वगैरह कुछ देती है क्या वो लोग? नहीं, यानी कि पीनल भी उनके पास नहीं, यानी कि वो भी एलिमिनेट हो गया। बट बैलेंस शीट तो रहेगा ना, क्योंकि बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, एसेट और लायबिलिटी तो हर किसी के पास होता ही है। हर किसी के पास, कोई भी बिजनेस ले लो, उनके पास तो एसेट एंड लायबिलिटी होता है। तो बैलेंस शीट कॉमन है, बैलेंस शीट यहां पर भी है और बैलेंस शीट यहां पर। तो सवाल ये उठता है कि सर अगर ये दोनों अकाउंट वहां पर नहीं है तो रिप्लेस करने के लिए कौन सा अकाउंट आएगा? दैट अकाउंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब यहां पर जो बनता है वो आपका बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और दूसरा मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट तो रहेगा ही रहेगा। क्या डिफरेंस है ट्रेडिंग, पीनल और इनकम एक्सपेंडिचर? देयर इज नथिंग। ये सिर्फ एक नाम का है। इसके अंदर जो आइटम्स आते थे, जो एक्सपेंसेस, जो इनकम्स आते थे, वो यहां पर भी आएगा। जैसे कि अगर आपको याद होगा, पीएनएल में ये तो कंप्लीटली गया, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न नहीं है, ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। जब बिजनेस नहीं तो सेल नहीं करेगा, परचेज नहीं करेगा, बरोबर है। वेजेस का तो सवाल नहीं उठता, कैरेज इनवर्ट भी नहीं होगी, गुड्स ही नहीं है, तो ये तो पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया। लेकिन पीएनएल में सैलरी होता है, वो बिजनेस का सैलरी, लेकिन यहां पर भी आपको सैलरी दिखेगा। रेंट होता था, यहां पर भी आपको क्या दिखेगा? रेंट दिखेगा। इंटरेस्ट होता था, यहां पर भी आपको क्या दिखेगा? इंटरेस्ट दिखेगा। चेंजेस नहीं मिलेंगे, राइट। सिर्फ अकाउंट का नाम चेंज हो गया है और वो रिप्लेस होकर क्या हो गया? पीएनएल के जगह पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाकी बैलेंस शीट आपका सेम ही रहेगा। क्लियर? पक्का? कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? ठीक है, ओके। जब हम लोग प्रॉफिट मेकिंग यानी कि फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया होता था? ट्रायल बैलेंस। क्या दिया होता था? ट्रायल बैलेंस। और उस ट्रायल बैलेंस के अंदर वेरियस एक्सपेंडिचर, वेरियस इनकम्स, वेरियस एसेट्स एंड वेरियस लायबिलिटीज दिया होता था। और आप लोग उसको क्या करते थे? सिंपली पोस्टिंग करते थे अपने अपने जगह, बरोबर। उसके बाद टैली करते थे। यहां पर भी आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, बट उस ट्रायल बैलेंस का नाम रहेगा रिसीट्स एंड पेमेंट्स। क्या रहेगा? रिसीट्स एंड पेमेंट। क्यों? मैं आपको वजह बताता हूं। जब प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के बाद ट्रायल बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि आपने 11th में सीखा होगा कि फाइनल अकाउंट से पहले और 3 प्रोसीजर होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहला जर्नल एंट्रीज, जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन, यानी कि जो क्वेश्चन दिया होता था आप पहला क्या करते? उसका जर्नल एंट्री बनाते थे। उस जर्नल को आप लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करते थे, इफ यू रिमेंबर, है ना। और फिर लेजर अकाउंट्स को टैली करते थे और आपको बाय बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो क्लोजिंग बैलेंस मिलता था, इफ यू रिमेंबर। और फिर उसको आप लोग कहां डालते थे? ट्रायल बैलेंस के अंदर। और फिर ट्रायल बैलेंस से क्या बनता था आपका? ये सारे अकाउंट्स बनते थे। बट यहां पर ऐसा है ही नहीं।
यहाँ पर सिंपल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो रिसीट्स का मतलब क्या है? द अमाउंट रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या अमाउंट रिसीव करेगा? आपको क्या लगता है? मेंबरशिप फीस। मैंने क्या बोला, पूरा बिजनेस मेंबर्स पे चलता है, तो मेंबरशिप फीस होगा। सब्सक्रिप्शन सुना है? सब्सक्रिप्शन, कोई नया आया तो सब्सक्राइब करना पड़ता है ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा। पुराने टाइम का मतलब पहले साल का पैसा उनके पास बचा होगा, यानी कि ओपनिंग कैश होगा। फिर ये टाइम का बचेगा तो क्लोजिंग कैश होगा। तो उनका इनकम का जरिया ज्यादा है ही नहीं बच्चों। उनका जो इनकम का जरिया है वो मेरे यहाँ से सिर्फ 2 या 3 है। एक, सब्सक्रिप्शन से इनकम कमाएगा, दूसरा जो भी मेंबरशिप वगैरह फीस रहेगा वो कमाएगा, और तीसरा ये लोग क्या करते हैं, इनके पास जो पैसा होता है ना वो रखते नहीं अपने पास, लोग इन्वेस्ट करते हैं, बैंक में रखते हैं। तो आपको पता है कि अगर बैंक में पैसा रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी इनकम का जरिया हो गया, ठीक है। और इसके अलावा एक बड़ा इनकम आप भूल रहे हैं, डोनेशन। ये जो है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो डोनेशन बहुत लोग देते हैं। जैसा अभी समझो एग्जांपल के तौर पे अभी एनएमएसए है, यहाँ पर एक बार सलमान खान आया था, उसने डोनेशन देकर गया था, ठीक है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, कोई भी आता है, वो लोग पैसा डबल दे के जाते हैं। पार्टीज होती है, बड़ा पार्टी होता है तो वो लोग भी क्या करते हैं, डोनेशन देकर जाते हैं। इवन गवर्नमेंट भी डोनेशन देती है। क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो पैसे की अगर कमी होती है तो लोग डोनेशन ही देंगे ना। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं चीजों को बेच के पैसे कमाऊंगा। ये तो बेचने वाला आइटम नहीं है, तो ये पैसे कहां से कमाएगा? डोनेशन लेकर। क्लियर? तो इनके पास जरिया जो है मैंने बता दिया है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, मेंबरशिप फीस एंड इंटरेस्ट। ये 4 होता है इनका जरिया ऑफ रिसीट्स, यानी कि इनकम आने का तरीका। क्लियर है? ठीक है। अब एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। नॉर्मल, इनके पास भी एम्प्लॉय होगा तो उनको क्या पे करना पड़ेगा? सैलरी पे करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? ये लोग भी फर्नीचर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि फर्नीचर तो हर जगह रहेगा, तो वह एसेट रह जाएगा। और एक्सपेंस, रेंट, कभी कभी लोग खुद भी रेंट पे कोई चीज लेते हैं तो लोग क्या करते हैं? रेंट भी पे करते हैं, तो रेंट पे भी सारी चीजें होगी। यानी कि जनरली जो एक्सपेंसेस होते हैं पीएनएल आइटम वाले, वो यहाँ पर भी रहेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, थोड़ी कहीं पर लिखा हुआ है कि पेन पेंसिल सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग में यूज होता है, ऐसा लिखा है। यहाँ पर भी तो यूज होता ही होगा ना। तो प्रिंटिंग एंड मशीनरी हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों का क्या जरिया होगा? पेमेंट का जरिया होगा। क्लियर? पेमेंट्स यानी कि एक्सपेंडिचर। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, जैसा हम लोग वहां पर ट्रायल बैलेंस में रिमेंबर पीएनएल को पी लिखते थे, लायबिलिटी को एल लिखते थे, एसेट्स को ए लिखते थे, और इनकम को या कोई पी लिखते थे हम लोग, बरोबर है। और उसको हम लोग पोस्टिंग, यहां पर भी आपको वही करना है। अगर समझो कोई चीज इनकम है तो हम लोग क्या लिखेंगे? आय, क्योंकि अभी पी नहीं है, उसके जगह पर क्या बन गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आप क्या लिखोगे? आय, यानी कि एग्जाम्पल, अगर आपको सब्सक्रिप्शन दिख गया तो आप क्या लिखोगे? आय, यानी कि इनकम। अगर आपको मेंबरशिप फीस दिख गया तो आप क्या लिखोगे? आय, ठीक है। अगर आप लोगों को समझो डोनेशन दिख गया, आय। कोई भी इनकम दिख गया आपको, उसके सामने आय लिखोगे। सैलरी दिख गया पेमेंट साइड में, एक्सपेंडिचर ई, क्योंकि पीएनएल तो अभी हमारे पास नहीं है। फर्नीचर दिख गया, एसेट्स, वो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉमन चीजें है, लगेगा। ठीक है। तो रिमेंबर दिस, आप लोग को ट्रायल बैलेंस के जैसे यहाँ पर रिसीट्स और पेमेंट्स दिया रहेगा, और उसके बाद आपको सिर्फ 2 अकाउंट बनाना है। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो एकदम सिमिलर दिखेगा पीएनएल अकाउंट के जैसे, एकदम सिमिलर दिखेगा, आपको जरा सा भी चेंज नहीं होगा, देखना, ठीक है। और उसके बाद क्या दिखेगा आपको? बैलेंस शीट, वंस अगेन सिमिलर, नो चेंज एट ऑल, पूरा का पूरा सेम रहेगा। क्यों अलग रहेगा मुझे बताओ ना, बिल्कुल अलग नहीं रहेगा, ठीक है। क्लियर? तो वो 2 चीजें बनाएंगे, टैली करेंगे, सम टैली हो जाएगा। 12 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, अब आराम से स्कोर कर सकते हो, ऐसा है। क्लियर? ठीक है। तो अब डिटेल में हम लोग देखेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है। बैलेंस शीट मुझे नहीं लगता देने की जरूरत है। तो मेरा जो ट्रिक है इसको सिखाने का,
वो मैं 3 स्टेप से क्लियर कर दूंगा। आपको बस वो 3 स्टेप्स याद रखने हैं। 3 स्टेप में से पहला स्टेप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और 2 स्टेप्स के जरिए ये एनपीओ मैं बेट करता हूं आपको फाइनल अकाउंट लगेगा, यानी कि आपको एक बोनस चैप्टर जैसा लगेगा, क्योंकि जो आपने फाइनल अकाउंट में किया था वही चीज यहां पर भी करोगे, याद रखना। ठीक है, तो वो स्टेप्स क्या है मैं आपको बता देता हूं, लिखिए। चैप्टर का नाम लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए स्टेप 1। Step 1, preparation of opening balance sheet, preparation of opening balance sheet to find out capital fund, to find out capital fund। ये कैपिटल फंड क्या होता है? याद है आपको कैपिटल होता था प्रॉफिट मेकिंग में, उसी तरह से कैपिटल फंड जो हर साल कैरी फॉरवर्ड होता है, फंड यानी कि वो जो भी ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स क्लब है, जो भी क्लब है नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, उनके पास ना हर साल फंड आता है। तो लास्ट ईयर का जो फंड है वो फंड में इस साल का क्या प्लस माइनस होगा, वो सब मिलाकर क्या बोला जाता है, कैपिटल फंड। तो अगर सम के अंदर आपको ऑलरेडी कैपिटल फंड दे दिया है तो आपको स्टेप 1 की जरूरत है क्या, मुझे बताइए, क्योंकि ऑलरेडी दे दिया वो जो हमको चाहिए, तो जरूरत नहीं। लेकिन अगर सम के अंदर कैपिटल फंड नहीं दिया है, यू हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेगा, छोटा सा होता, ज्यादा बड़ा होता नहीं है। उसमें आपको एसेट और लायबिलिटी डालना है, टैली करना है, जो भी बैलेंस मिलेगा उस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड। दैट्स इट। 99% चांसेस है कि आपको कैपिटल फंड दिया है, 1% अगर नहीं दिया है तो हम उसको लास्ट में ये वाला स्टेप को फॉलो करेंगे। क्लियर? और क्या लिखा आपने, टू फाइंड आउट कैपिटल फंड, ब्रैकेट में लिखो इफ नॉट प्रोवाइडेड, if not provided। Step 2, preparation of income and expenditure account, to find out surplus, surplus, surplus or deficit, deficit, deficit। मतलब जैसा हम लोग इधर P&L अकाउंट बनाते थे, तो या तो आपको नेट प्रॉफिट मिलता था या तो आपको नेट लॉस मिलता था, क्योंकि वो बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग था। अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, तो इसलिए नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैसे हो सकता है, तो नाम में चेंजेस दिए हुए, जो नेट प्रॉफिट है इज इक्वल्स टू सरप्लस और जो नेट लॉस है इज इक्वल्स टू डेफिसिट। तो सरप्लस का मतलब कि एक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड पैसा बच गया आपके पास, सब एक्सपेक्ट। एग्जाम्पल, किसी ने आपको ज्यादा डोनेशन दे दिया, लाख रुपए डोनेशन दे दिया, मेंबरशिप और 1 लाख रुपए आया था आपके पास, टोटल 2 लाख रुपए, सब्सक्रिप्शन 50,000 का आया, 2.5 लाख रुपया हो गया, इंटरेस्ट और 50 का आ गया, तो कितना हो गया, 3 लाख रुपए। समझो उस 3 लाख में से आपने सैलरी वगैरह सब पेमेंट करने के बाद भी आपके पास 20,000 रुपए बच गया,
तो आपने सोचा था कि बचेगा, तो जो 20,000 रुपये वो आपका सरप्लस है, यानी कि वो बच गया है। तो ये जो 20,000 रुपये आपको क्या लगता है कहां पर जाना चाहिए? कैपिटल फंड में। मैंने बताया ना फंड बनाया हुआ था हर साल का, तो उस फंड में जाके हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और अगर समझो आपके पास ज्यादा एक्सपेंस हो रहा है और इनकम कम हो रहा है, तो आपको क्या आएगा, लॉस आएगा, दैट मीन डेफिसिट होगा। तो वो कैपिटल फंड से क्या होगा, क्योंकि लास्ट ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे। क्लियर? तो ये आपका ये ब्रैकेट में लिख के रखो, सिमिलर टू P&L अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एकदम सिमिलर है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। क्लियर? लास्ट स्टेप नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिखिए सिमिलर टू फाइनल अकाउंट। तो ये 3 स्टेप्स अब अपने दिमाग में अगर डाल के रखोगे, उसमें से मैं तो बोलता हूं पहला स्टेप फिलहाल के लिए रखो ही मत। आपके मुताबिक सिर्फ 2 स्टेप है, स्टेप 2 स्टेप 3। स्टेप 2 हिंट के तौर पे P&L अकाउंट याद करो, ठीक है, और स्टेप 3 हिंट के तौर पे फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट रखो दिमाग में। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि फिर से फाइनल अकाउंट कर रहे हो? मैंने बताया ना कि पूरा फाइनल अकाउंट, मतलब 80% आपको फाइनल अकाउंट है, वो जो 20% है ना वो एडजस्टमेंट की वजह से डिफर करता है, लेकिन मेरे पास उसका भी मास्टर हिंट है। एंड आई बेट वो हिंट मैं देने के बाद अगर आपको एनपीओ डिफिकल्ट लगा तो मेरा नाम चेंज कर देना 100%, क्योंकि वो हिंट है वैसा, आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। क्लियर? तो मेन फोकस किस पे करना है अभी? एडजस्टमेंट्स में। क्लियर है? पक्का? तो अब लिखो एडजस्टमेंट्स। यू टेल मी एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2 इफेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा? 2 इफेक्ट्स होगा। क्या डिफर करेगा उधर से और इधर से, उधर के फाइनल अकाउंट से और यहाँ पर आपका एनपीओ से? वो है कि एडजस्टमेंट ना आपको 2 बार दिया रहेगा, एक प्रीवियस ईयर का और एक करेंट ईयर का, और हो सकता है एडवांस ईयर का भी दिया हो सकता है किसका दिया होगा? एडवांस ईयर का भी दिया। तो आपको ना क्या करना होता है कि एडवांस ईयर यानी कि आने वाला, एडवांस को दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? प्रीपेड। तो उसमें टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो आने वाला साल है, वो फाइनल अकाउंट के जैसे इफेक्ट होगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग अगर करंट का हुआ वो भी आपको आता है अच्छी तरह से। मेन प्रॉब्लम क्या है? प्रीवियस ईयर। तो मैं एडजस्टमेंट देने से पहले आपको हिंट दे देता हूं, जो मैंने आपको ना मास्टर हिंट, देखना आपका काम आसान होगा, मतलब होगा। ठीक है, लिखिए हिंट। लिखो एनी एडजस्टमेंट related to previous year any adjustment related to previous year comma just क्या लिखा बच्चों? जस्ट रिवर्स द साइन। Just reverse the sign. When I say sign, that means if it is plus, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? रिवर्स में माइनस। इफ इट इज माइनस तो क्या होगा? प्लस। एक छोटा सा एग्जांपल, यू टेल मी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग क्या है? एक्सपेंसेस है। तो उसका नॉर्मल
इफेक्ट क्या है करंट ईयर का? इट इज प्लस एक्सपेंस। और अगर ये प्रीवियस ईयर का हुआ तो सिंपल, आपको क्या करना है, माइनस करते हैं। और समझो प्रीपेड एक्सपेंस है करंट ईयर का, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और ये प्रीवियस ईयर का हुआ तो मतलब आपको केयरफुल कब रहना है, जब वो एडजस्टमेंट कब का रहेगा, प्रीवियस ईयर का रहेगा। करंट ईयर का रहेगा तो आपके दिमाग में सिर्फ क्या घूमना चाहिए, फाइनल, क्योंकि वो नॉर्मल है। करंट ईयर का होगा तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, फाइनल अकाउंट। और अगर प्रीवियस ईयर का हुआ तो आपके दिमाग में ये हिंट चलना चाहिए, तब आसान होगा, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इट इज बेसिकली कि जब हम लोग सीधा भागते थे तो थोड़ा स्पीड में भाग लेते, ये थोड़ा रिवर्स हो जाता है। जैसा मैथ्स रिलेटेड इंटीग्रेशन था तो सीधा यानी कि फाइनल अकाउंट, उल्टा यानी कि एनपीएल, लेकिन फुल्ली नहीं, ओनली 20%, 80% सेम है। 80% क्या है, सेम है, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी जो ये बनाओगे, कॉलम बनाना, एडजस्टमेंट, फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट। स्टॉक वगैरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा बिकॉज इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। मैं आपको क्या करूंगा पता है, एक ही एडजस्टमेंट दो बार बताऊंगा, एक करंट ईयर के लिए और एक प्रीवियस ईयर के लिए, ठीक है। देख लीजिए, नंबर 1 देख लीजिए, पहला समझिए आउटस्टैंडिंग क्या है, एक्सपेंसेस है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आपको दो बताना है, एक किसमें बताना है, जिसको मैं सीवाई लिखूं चलेगा, और दूसरा क्या है, प्रीवियस ईयर, इसको मैं पीवर। अब देख लो पहले, उसके बाद कॉपी करना। यू टेल मी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आपको बेटर कौन सा आता है, करंट ईयर का ही आता है। तो आपका फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर क्या होगा, एक क्या होगा, प्लस एक्सपेंस, और दूसरा किधर जाएगा, कौन सा लायबिलिटी, करंट ईयर का, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट। जो स्टेप नंबर 3 है देखिए आपके पास, आपके दो बैलेंस शीट है, देखो ध्यान से। एक स्टेप 1 में भी बैलेंस शीट है जो ओपनिंग है, और एक स्टेप 3 में भी जो क्या है, क्लोजिंग है। तो ये किसमें जाएगा, सीबीएस। सीबीएस मतलब बैलेंस शीट ही है ये, लेकिन क्या है वो, क्लोजिंग। करंट ईयर का मतलब उसी साल का होगा ना, क्लोजिंग, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर के लिए मैंने आपको क्या बोला है कि जस्ट रिवर्स द, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये प्लस है, इधर क्या कर देंगे, माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, ओबीएस, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट भी तो बनाया ना आपने। तो दो अमाउंट दिया रहेगा, क्या अमाउंट दिया रहेगा, दो अमाउंट। जैसे कि इसका एक अमाउंट दिया रहेगा तो वो प्लस होगा और सीबीएस में जाएगा, और एक इसका अमाउंट दिया रहेगा वो माइनस होगा और ओबीएस में जाएगा। क्लियर है, पक्का। चलो, ये होने के बाद नंबर 2, नॉर्मली स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं, देखना। लेट्स सी क्या लिखा है मैंने वैसे, आउटस्टैंडिंग इनकम। क्या फर्क है, इधर प्लस एक्सपेंस लिखा तो ये प्लस इनकम, आउटस्टैंडिंग प्लस ही होता है। आप करंट ईयर के मुताबिक जो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्लस ही होता है, भले वो एक्सपेंस हो या इनकम। देखो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, इट इज ड्यू, मतलब पेमेंट करना बाकी है या पेमेंट रिसीव करना बाकी है। दोनों ही मामले बाकी है ना, तो बाकी को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, प्लस इनकम होना चाहिए। अब बताओ, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में गया, किधर जाएगा, ये लायबिलिटी में है ना, ये लायबिलिटी में जाएगा ना।
तो बताओ ये किधर जाना चाहिए? वेरी गुड, क्योंकि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी में जाता है तो आउटस्टैंडिंग इनकम कहाँ जाना चाहिए? एसेट साइड। अब हिंट बताओ, रिवर्स द साइन, यानी कि प्लस है तो क्या होगा? माइनस फ्रॉम इनकम, और दूसरा ओबीएस के एसेट्स। समझ में आया? क्लियर? चल, तो ये हो गया आपका। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या क्या कवर होगा बता दूं? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लिखा हो सकता है। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग इनकम में क्या कवर होगा? सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, मेंबर्स फीस ड्यू। जो मैंने 4 इनकम बता दूंगा आपको वही होगा ना, उसके अलावा कुछ आउटस्टैंडिंग हो सकता है क्या? नहीं, उसी इनकम को आपको डोनेशन, आउटस्टैंडिंग डोनेशन हो सकता है, वो सारी चीजें प्लस माइनस होंगे। ठीक है, थर्ड एक और एक एडजस्टमेंट होता है। देखो ये हमने आउटस्टैंडिंग किया, अब इसका उल्टा प्रीपेड, यानी कि एडवांस इसको हम लोग बोलते हैं। तो पहले एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस, टेल मी करंट ईयर, और ये क्या होगा? प्रीवियस ईयर। बताओ करंट ईयर का बताओ पहले क्या होगा? ये माइनस एक्सपेंस, और दूसरा सीबीएस के एसेट साइड। क्लियर? अब आप खुद ही मुझे बता सकते हो शायद ये क्या होगा? प्लस एक्सपेंस, और ये ओबीएस के एसेट्स। समझ में आया सबको? नेक्स्ट नंबर 4 क्या होगा? एडवांस इनकम। प्रीपेड नहीं बोलते उसको, इनकम के मामले में क्या बोलते हैं उसको? एडवांस। बट एक ही बात होता है, उसमें आप ज्यादा सोचिएगा मत। तो ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर। तो वंस अगेन एडवांस मतलब प्रीपेड ही है ना, बस वो इनकम का नाम छप गया है। तो माइनस एक्सपेंस के बाद क्या आएगा? माइनस इनकम, और दूसरा सीबीएस के लायबिलिटी पार्ट में। ठीक है, और ये होगा प्लस इनकम क्योंकि ऑपोजिट साइन, और ये ओबीएस के मैं क्लियर? जानेगा इधर इधर देखो, उधर छोड़ो मोबाइल का मेरा, तो इधर देखो। ये क्लियर है? समझ में आया? ये हिट वाला पूरा पार्ट, राइट? अब लास्ट एडजस्टमेंट ये होगा, कवर नीचे हो जाएगा ना। लास्ट एडजस्टमेंट आपका है नंबर 5, जो बहुत कॉमन है, बहुत बार आता है। ठीक है, वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो लास्ट आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ इनकम। क्या मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ इनकम? इनकम का यूज करना, उसको कैपिटलाइज करना, यानी कि जो भी आपका इनकम दिया रहेगा उसका यूज करो, यानी उसको कैपिटलाइज करो। तो जब आप उसका इनकम का यूज करो, एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन का यूज किया, या किसी इंटरेस्ट का यूज किया, या डोनेशन का यूज किया, या एंट्रेंस फीस का यूज किया, या लेगेसीज का यूज किया, तो जब आप उसमें से यूज कर रहे हो तो उसमें तो प्लस करोगे कि माइनस करोगे? इट इज वेरी सिंपल। और इसमें कोई प्रीवियस ईयर और करंट ईयर नहीं होता, इसमें सिर्फ उसी साल का यानी कि करंट ईयर, देयर इज नो प्रीवियस ईयर, इसलिए मैंने सिंगल लाइन में लिखा हुआ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि जब उसका यूज करोगे जो भी इनकम रहेगा उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस इनकम, तो ये क्या लिखा है आपने इस वर्ड को ध्यान से देखो, क्या लिखा है? तो कैपिटल से रिलेटेड आपके दिमाग में क्या है? कैपिटल फंड। क्या है? कैपिटल फंड। तो अगर यहाँ पर माइनस हो रहा है तो वहां पर तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस कैपिटल। आप बोलोगे सर लाइब्रेरी में नहीं गया, कैपिटल फंड किधर है? लाइब्रेरी में ही है। कैपिटल फंड किधर है बच्चों? लाइब्रेरीज में ही है। ठीक है, तो वो स्टेप, और आपके कितना एडजस्टमेंट है यहाँ पर? ये आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपके लिए एक ही मैंने अच्छा खासा हिंट दे के रखा हुआ है। और आपको कब सोचना है? जब प्रीवियस ईयर दिखेगा तब। करंट ईयर दिखेगा या एडवांस ईयर दिखेगा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक नॉर्मल जो हम लोग फाइनल अकाउंट करते हैं वैसा ही जाएगा। जब इट इज प्रीवियस ईयर रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, देन ओनली यू हैव टू थिंक कि क्या करना है, आपको साइन को रिवर्स करना है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, बाकी सब वैसे ही डन। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे
कि क्वेश्चंस कैसे दिया रहेगा। जैसा वहां पर फाइनल अकाउंट में क्या दिया होता था आपको, ट्रायल बैलेंस, और आप लोग सिंपली सेग्रीगेट करते थे उसको। सेग्रीगेट यानी कि उसको अपने हिसाब से नाम देते थे और वहां पर पोस्ट कर देते थे। जैसे वहां पर ट्रायल बैलेंस था, यहाँ पर आप लोग को दिया रहेगा रिसीव्स एंड पेमेंट्स। ये रिसीव्स और पेमेंट्स कहाँ से बन के आता है, कैश अकाउंट से। जब उन्होंने रिसीव किया होगा तो उन्होंने कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा, जब पेमेंट किया होगा तो कैश बुक में ही रिकॉर्ड किया होगा। सिंपल बात है, पैसा जाएगा राइट, और पैसा आएगा तो भी कैश बुक में ही रिकॉर्ड किया होगा। उसको टैली करके जो भी बैलेंसेस आए हैं दैट इज कॉल्ड रिसीव्स एंड पेमेंट्स। तो रिसीव्स एंड पेमेंट्स का सिंपल तरीका है, बीच में से डिवाइड कर, जब आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि इधर रहेगा रिसीव्स और यहां होगा पेमेंट्स, ठीक है। असली गड़बड़ क्या है मैं आपको बताता हूं। जब क्वेश्चन दिया रहता है ना तो रिसीट साइड 2 बोल के लिखा होता है, 2 क्या बोल के लिखा रहता है, 2। लेकिन एक्चुअली में रिसीट क्या होता है, इनकम। क्या होता है, इनकम। तो जब आप उसको डालोगे तो पीएनएल अकाउंट के कौन सी साइड में दिखता था वो, क्रेडिट साइड। तो आप उधर क्या लिखना चाहिए, बाय। और मैं आपको बताता हूं ना कि 90% स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, पूरा सम सही करते हैं लेकिन क्रेडिट साइड में जाकर 2 लिख देते हैं। मैंने खुद देखा है, वो लोग क्या लिख देते हैं। आपको 2 और बाय को इग्नोर करना है जो क्वेश्चन में दिया है, वो उनके हिसाब से दिया हुआ है ना। हम बनाने वाले किसके हिसाब से, अपने हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से अगर डेबिट में डाल रहे हो तो 2 आएगा और क्रेडिट में डाल रहे तो बाय। तो यहाँ का 2 और यहाँ का बाय इग्नोर, क्योंकि यहाँ का जो 2 लिखा है वो बाय साइड में जाने वाला है और यहाँ पर जो बाय लिखा है वो 2 साइड में जाने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको दिया रहेगा यहाँ पर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखा रहेगा, 2 बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस। ब्रॉड मतलब पिछले साल का मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड किया, मतलब ब्रॉड लेकर आया। तो क्या रहेगा, कैश ही लेकर आएगा ना। 2 ही चीज लेके आ सकता मैं, तो यहाँ पर लिखा ओपनिंग, ओपी, यानी कि अंडरलाइन करके या तो क्या लाएगा, कैश, या तो वो क्या लाएगा, बैंक लाएगा, कैश बैंक। क्या लाएगा वो, कैश बैंक प्रीवियस ईयर का। ये साल का तो आपको अब जरा सोचे ना, अगर प्रीवियस ईयर का इधर दिखा ब्रॉड डाउन तो करंट ईयर का कहाँ दिखना चाहिए, कैरी डाउन दिखना चाहिए ना, सीधा सीधा राइट। तो एंड में आपको यहाँ पर यही लाइन होगा, देखना हर एक रिसिप्ट पेमेंट में यही होगा। इधर स्टार्टिंग में ये होगा और क्लोजिंग में यहाँ पर होगा, दैट इज बाय बैलेंस कैरी डाउन, और वो क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है। और वो क्या हो सकता है, इट कुड बी कैश और तो आप मुझे बताओ लॉजिकली ये कहां जाना चाहिए, ये कहां जाना चाहिए। ध्यान से देखो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, इधर इधर इधर। कैश बैंक क्या होता है, एसेट होता है। ये क्या लिखा है, तो कहां जाना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में। फिर से एक बार बोलता हूं, ये क्या लिखा है, ओपनिंग। कैश क्या होता है, ये लिखा है ओपनिंग, तो ओपनिंग क्या एसेट में जाएगा ना। अब समझ में आया, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट किधर जाएगा, एसेट। लेकिन अगर कैपिटल फंड ऑलरेडी दे दिया है तो क्या हम लास्ट ईयर का बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर। क्योंकि हम कब बनाएंगे, जब कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा तब। तो जब ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ तो इसको इग्नोर करना, बट अगर नहीं दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। उस हिसाब से किधर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, राइट। तो ये भी किधर जाएगा आपका एसेट साइड, बट क्लोजिंग। तो ये तो जाएगा ना, क्योंकि ये तो हमको बनाना है। ये स्टेप नंबर 3 किसको बनाना है, तो ये इसके नीचे और इसके ऊपर जो जगह खाली है, इसके नीचे इनकम आएगा, इसके ऊपर एक्सपेंस एंड एसेट साइड, ठीक है। तो जो इनकम मैंने आपको बताया वो क्या क्या है, एक जो हमेशा कॉमन क्या आएगा, 2 सब्सक्रिप्शन। इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, मतलब बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज दिस सब्सक्रिप्शन। सिंपल वर्ड में सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम।
तो अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है तब समझ जाना कि वो आउटस्टैंडिंग इनकम है, क्योंकि वो इनकम साइड में है। ठीक है, तो टू सब्सक्रिप्शन एक पार्ट हो गया। और ये ओके, ये क्या हो गया बच्चों, इनकम जाएगा, यानी कि मैं आई लिख दूं। ठीक है, उसके बाद और डोनेशन लिखे, टू डोनेशन, तो भी क्या होगा, इनकम। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट, और टू एंट्रेंस फीस, हाँ एंट्रेंस भी आएगा, लास्ट में लिखिएगा ना। मेन जो है एंट्रेंस फीस, जब कोई नया एंटर करता है तो उससे एंट्रेंस फीस भी लिया जाता है, दैट इज एंट्रेंस फीस। वो भी रिसीव ही किया होगा ना, फीस सुन के बच्चे सोचते हैं कि एक्सपेंस है, कौन से साइड में हो तो देखो रिसीव, यानी कि आपने रिसीव किया हुआ है, राइट। तो टू एंट्रेंस फीस यानी कि इनकम, यस। और टू मेंबरशिप फीस, जो ये भी क्या होगा, इनकम ही होगा। फिर तुम क्या बोलोगे, टू इंटरेस्ट, वो भी क्या होगा बच्चों, क्लियर एवरीवन। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे दिए होंगे, पर जरूरत क्या है हमको पता है ना कि एक मतलब एक नॉर्मली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इनकम हो सकता है, इसके अलावा और क्या आएगा, आप जरा सोचिए तो सही। कुछ नहीं आएगा, तो आपको बस इतना याद रखना है, जैसे आपको नाम दिख गया तो मेरे बोलने से पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इट इज इनकम, यानी कि वो इनकम साइड पे जाएगा। ठीक है, तो ये भर गया ये वाला पार्ट। तो बेसिकली अगर रिसीट साइड पे देखा जाए तो क्या आपको दिख रहा है 95% इनकम है, 95 एक्चुअली 99% क्या है, और ओनली 1%, सपोज ना ये 100% है, सपोज ये 100% है, तो 100% में से क्या आपको 99% इनकम 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 नहीं दिख रहा है? यानी कि एग्जाम में अगर आपको रिसीट पेमेंट दिख गया, बेफिक्र होकर आप 99% क्या लिख सकते हो, इनकम है। यानी कि सिर्फ पोस्टिंग भी करोगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जस्ट पोस्टिंग, यानी कि आपको सिंपल कर जाके क्या लिखना है, बाय सब्सक्रिप्शन, सॉरी बाय सब्सक्रिप्शन, बाय डोनेशन, बाय एंट्रेंस फीस, बाय मेंबरशिप फीस, बाय इंटरेस्ट, हो गया। समझ में आया। और एक बचेगा ये, अगर आपको कैपिटल फंड नहीं दिया है तो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट पे दिखेगा, और अगर दिया है इग्नोर, उसको देखने का भी नहीं। समझ में आया। इनकम पार्ट, रिसीट पार्ट क्लियर हो गया, दैट इज इनकम। अब बात करेंगे हम लोग पेमेंट। तो पेमेंट तो होता है, खर्चा भी होता है और ऐसे भी किया जाता है। तो क्या क्या है वो जो बताओ मुझे, पहला बाय सैलरी, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, ई, यानी कि एक्सपेंडिचर। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बाय रेंट, वो भी खर्चा होता है, इसको भी लिखेंगे एक्सपेंडिचर। क्लियर। उसके बाद बाय और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी यूज होगा 100%। इसको भी हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर। और कुछ सोचिए, एक्सपेंस पीएनएल का याद करिए, बैड डेट्स वगैरह तो नहीं आएगा यहाँ पर। ये सब जनरल एक्सपेंस भी होते हैं, छोटा मोटा, जो लोग बताएंगे नहीं, मतलब कुछ फंक्शन वगैरह में गए तो लेट्स राइट बाय जनरल एक्सपेंस। एक बुक भी देख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बता दो मुझे, जो मुझे नेसेसरी रहेगा वही मैं बोलूंगा। और एक्सपेंस क्या क्या है, मोनिका बोलो। वेजेस कैसे आएगा, यस, इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी एक एक्सपेंस ही है, बिकॉज वो लोग इंश्योरेंस लेते हैं, राइट। तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, चलो काफी इतना, बाकी एक्सपेंस तो आप समझ ही जाओगे। बाय इंश्योरेंस एक्सपेंस, क्लियर। नाउ इसके अलावा एसेट भी दिखेंगे। तो एसेट आपको पता है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या होता है, एक कॉमन चीज है वो फर्नीचर। प्लांट मशीनरी तो हो नहीं सकता क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है नहीं, राइट। तो बाय क्या आएगा, फर्नीचर। तो ये क्या होगा बच्चों, एसेट्स होंगे। कौन सा एसेट, क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग का दिया रहेगा, करंट ईयर का दिया रहेगा। जो भी दिया रहेगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसका दिया रहेगा, करंट ईयर का दिया रहेगा।
ठीक है, ओके। उसके बाद और स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर समझो स्पोर्ट्स क्लब है, समझो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पोर्ट्स क्लब है, तो उनके पास क्या रहेगा, जैसे कि वो क्रिकेट क्लब है तो क्या बैट, स्टंप वो सब रहेगा कि नहीं रहेगा, पैड्स वो सब, तो वो उनके लिए क्या है, एसेट है, एक्सपेंस नहीं, वो क्या है, एसेट है। तो बाय स्पोर्ट्स मटेरियल या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ले लेते हैं, तो वो भी क्या होगा, एसेट। समझो वो कुछ आप लोग के लिए ये है हेल्थ का है, मतलब मेडिकल है, ठीक है, मेडिकल क्लब है, तो उनके लिए जो भी सर्जिकल आइटम्स होते हैं, सर्जिकल मतलब वो कैंची वगैरह होती है जो ऑपरेशन के लिए यूज होता है, वो ग्लव्स तो एक यूज एंड थ्रो है ना, सर्जिकल आइटम जो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है ना, सीजर वगैरह वो सब चीजें, तो वो भी क्या होगा उनके लिए, एसेट से होगा, ठीक है। तो बाय सर्जिकल इक्विपमेंट, चलो आप लोग के लिए इतना टफ, ठीक है। तो अगर आप गौर से और ध्यान से देखोगे तो आपको यहां पर मेरे हिसाब से 70% एक्सपेंस दिखेगा, बरोबर, और 70 है ना, तो 25% 5% बचा है ना, बरोबर, क्यों 25% आपको क्या दिखेगा, एसेट, ये भी एसेट में काउंट होता है ना, बचा कितना, वेरी लेस चांस। कभी कभी यहां पर एक चीज आता है, क्या लिखा है, बाय आउटस्टैंडिंग, समझिए एक लाइन है और उसमें 10 लड़के खड़े, सबको पता 10 लड़का है, अचानक एक लड़की बीच में आगे खड़ी हो गई, ऑड हो गया, आपको इमीडिएटली दिख जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो ऑड चीज है, आपको दिख जाएगा गारंटीड। क्यों, एक लॉजिकल बात है, आप पेमेंट साइड में हो, आप कौन साइड में हो, पेमेंट साइड में, तो पेमेंट डेबिट बैलेंस होता है, तो या तो वो एक्सपेंस हो सकता है या तो वो एसेट हो सकता है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, राइट, और एसेट व्हाट कम्स इन, यानी कि एसेट और एक्सपेंस दोनों कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट बैलेंस शो करता है। बट अचानक आप देख रहे हो कि एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां दिखता है, तो ये गड़बड़ नहीं हो गया, तो जो गड़बड़ वाली चीज है वो ये साल का नहीं है, प्रीवियस ईयर का, वो जो गड़बड़ वाली चीज है वो कब का है, प्रीवियस ईयर, यानी कि आप इसको उठाकर अपने जगह पे, वंस अगेन अगर कैपिटल फंड दिया है तो इग्नोर, नहीं दिया है तो किधर डालोगे आप लोग, प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में डाल दोगे, राइट हैंड साइड में, क्लियर। तो ये आपका क्वेश्चन होंगे, स्टार्टिंग में देखना, ये आपका क्वेश्चन होगा, यही तरीके का आएगा, बस अमाउंट लिखना बाकी है मेरा, यही तरीके का आपका क्वेश्चन होगा, इसी तरह से आपको टिक मार्क करना है, उसके बाद जो मैंने आपको एडजस्टमेंट दिया है वो एडजस्टमेंट आएगा, उसमें भी आप लोग जो मैंने लिखा है वैसे टिक मार्क करोगे, फिर जब सम स्टार्ट करेंगे याद रखना 90% सेम क्या लगेगा आपको, फाइनल अकाउंट, ये मैं बेट करता हूं आप लोग, आप देख सकते हो यहां पर समझ गए होंगे कि कितना आसान तरीके से क्लियर कर सकते। गड़बड़ कब होगी, जब प्रीवियस ईयर का कुछ भी रिलेशन आएगा, तो तब आपको अपना दिमाग खुला रखना है, तब घाई नहीं करना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, 90% तो सर ने बोला सेम ही है, डाल दो कहीं पर भी डाल दे, उठा दे, ऐसा नहीं करना है, क्या पता उसी का फायदा उठाकर लोग बीच में क्या करते, प्रीवियस ईयर का डाल देते। अब एग्जांपल ये, अगर मैं नहीं बताता, आई एम श्योर आप लोग उसको कहाँ डालने का कहीं ना कहीं डालने का सोचते थे, और मुझे पक्का पता है कि आप इग्नोर तो नहीं करते, इग्नोर करते क्या आप मुझे बताइए, नहीं करते, और डाल के गड़बड़ कर देते, और आपके एक छोटे से मिस्टेक की वजह से आउट ऑफ नहीं आता, बट अब आप वो गलती नहीं करो। तो ये ऑड याद रखने का, क्योंकि ये पेमेंट मतलब डेबिट बैलेंसेस, डेबिट यानी कि एक्सपेंस और एसेट, रिसीट मतलब क्रेडिट बैलेंस यानी कि इनकम एंड लायबिलिटी, इनकम एंड लायबिलिटी। ये देखो पहले वाला क्या दिखा था, कहाँ डाला हमने, ऑड हुआ ना वो भी, इसके लिए ऑड डेबिट बैलेंस, इसके लिए ऑड क्रेडिट बैलेंस, समझ में आया।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी हिंट्स है मैंने आप लोगों को क्लियर कट इस वीडियो के थ्रू बताया हुआ है। अगर आप वो हिंट को प्रॉपरली अप्लाई करते हो तो आप कभी भी इस चैप्टर में गलत नहीं होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप प्लीज वापस आइएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। इस चैप्टर रिलेटेड अभी जो वीडियो हुआ है उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, डाउट्स है, तो प्लीज मैसेज इन द चैट बॉक्स। मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई दूंगा और आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करूंगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का वो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चले। थैंक यू।